हेलो व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर। तो हेयर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन वैसे हमने कल भी कर ली थी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बारे में मैंने कल डिटेल में डिस्कस करा था कि कितनी कितनी एक्सटेंड है, कहाँ पे कैसा टेम्परेचर है, और जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के, वो मैंने डिस्कस कर दिए थे। सो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज द इनसेपरेबल गैसेस कवर ऑल ओवर अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ये एटमॉस्फेयर अर्थ पे है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसलिए जो ये गैसेस हैं ये सेपरेट नहीं होती, अर्थ के चारों और एक ब्लैंकेट सा बना के रखती हैं। और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हमारी कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। एक और चीज़ इसमें 2 लेयर्स में आपके साथ और डिस्कस करूंगी जो इसी का ही पार्ट है, एक्सोस्फेयर, द इंटरफेस बिटवीन अर्थ एंड स्पेस। जो स्पेस है थर्मोस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में जो जगह है उस चीज़ को हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं। एंड आयनोस्फेयर मैंने मेंशन करी थी कल भी। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में हमारे पास जो लेयर पाई जाती है वो है आयनोस्फेयर, ये मिडल में होती है। अपर मीजोस्फेयर एंड लोअर थर्मोस्फेयर के ये आयनोस्फेयर वहां पाई जाती है। आयनोस्फेयर प्रेजेंट बिटवीन अपर मीजोस्फेयर एंड लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर, 80 to 400 किलोमीटर की रेंज में ये पाई जाती हैं आयनोस्फेयर्स। रेडियो वेव्स बाउंस बैक ऑफ आयंस टू अर्थ। यहाँ पे जो रेडियो वेव्स, जो भी हम अगर सिग्नल करेंगे, अर्थ से सिग्नल भेजेंगे तो वो वापस अर्थ को बाउंस करके आयनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ आयंस प्रेजेंट है, और जैसे हम रेडियो वेव्स भेजेंगे वो आयन से टकराएगी और वापस धरती पर आ जाएगी। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फिनोमिना अकर होता है आयनोस्फेयर में। तो जो ये फिनोमिना है आयनोस्फेयर में, एक और फिनोमिना है अरोरास। अरोरा हैपन नियर पोल्स बिकॉज ऑफ आयनोस्फेयर। तो ये अरोरास क्या होते हैं? ये हमारे पोल्स के पास एक लाइट होती है, स्ट्रीक्स ऑफ लाइट नाइट स्काई में चमकती है, ब्रिलियंट स्ट्रीक ऑफ लाइट्स इन नाइट स्काई। ये एक फिनोमिना है जो जनरली पोल्स के पास हमें पाया जाता है बिकॉज ऑफ आयनोस्फेयर्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की क्या कंपोजिशन है? बहुत सारे गैसेस हैं एयर में, वाटर वेपर्स हैं और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। जो हमारी गैसेस हैं वो परमानेंट गैसेस हैं, वेरिएबल गैसेस हैं। तो परमानेंट गैसेस वो होती है जो बहुत ही लंबे समय से एटमॉस्फेयर में है और चलती आ रही है पहले से लेकर, और रहेगी भी। और वेरिएबल गैसेस है जो है और नहीं है, मतलब चेंज हो रही है। तो मैं परमानेंट गैसेस के बारे में बताऊंगी। परमानेंट गैसेस का जो रेजिडेंस टाइम है, मतलब कितने समय तक, ईयर्स, 1000 to million ऑफ ईयर्स से वो है और आगे भी रहने वाली है। वेरिएबल गैसेस, इनका रेजिडेंस टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, कुछ डेकेड्स तक रहेगी और फिर अगर उस गैस का यूज हो रहा है, वो रिलीज हो रही है तो वो रहेगी, फिर वरना वो नहीं रहेगी। तो कंपोजिशन जो है वो परमानेंट गैसेस की फिक्स्ड होती है एटमॉस्फेयर में, एंड कंपोजिशन ऑफ वेरिएबल गैसेस वेरी विद टाइम, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। जैसे हमारे परमानेंट गैसेस में एग्जांपल है हमारे नाइट्रोजन 78% है, और जो ऑक्सीजन है दैट इज 20.9%, अप्रॉक्सीमेटली 21%। इसकी भी फिक्स्ड कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में है, और भी जो ट्रेस अमाउंट में भी है गैसेस जो परमानेंट है पहले से ही है। तो और उनका रेजिडेंस टाइम भी बहुत है, वो लॉन्ग टर्म टाइम से है और रहने वाली है। तो उन गैसेस को हम परमानेंट गैसेस जनरली बोलते हैं। अब वेरिएबल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ये अभी कुछ टाइम से ही इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई है। ग्रीन हाउस गैसेस पर अराउंड 50 ईयर्स से पहले इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस नहीं थी जितनी अब है, और आने वाले टाइम में मे बी ये इंक्रीज हो। दिस इज वेरिएबल। तो
परमानेंट गैसेस में कौन कौन सी गैसेस है, कितनी परसेंटेज में है, मैं वो डिस्कस करूंगी, और वेरिएबल गैसेस कौन कौन सी है वो मैं भी डिस्कस करूंगी. Permanent gases, as we all know, that is nitrogen 78.1%, oxygen 20.95%, argon 0.9%, carbon dioxide 0.04%, एंड ट्रेस अमाउंट में भी हमारे पास गैसेस है कुछ, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन. ये भी बहुत ही कम ट्रेस क्वांटिटी में परमानेंट गैसेस है, ट्रेस क्वांटिटी में हमारे प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल गैसेस. वेरिएबल गैसेस में हमारे पास है वाटर वेपर 0.4%, मीथेन 0.00017%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नाइट्रस ऑक्साइड 0.00003%. ये आपने नोट कर लेना. और वेरिएबल गैसेस और परमानेंट गैसेस में एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक परमानेंट गैस भी है और एक वेरिएबल गैस भी है. परमानेंट गैस ये काफ़ी पहले से थी, पर लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ये बढ़ रही है. इसका जो नंबर है वो बढ़े जा रहा है, वेरी कर रहा है. ये ग्रीन हाउस गैस भी है, लेकिन एक परमानेंट गैस भी है. वेरिएबल और परमानेंट में दोनों में आती है. आपने चेक कर लेना विच गैस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ परमानेंट और वेरिएबल गैस, बोथ. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम फर्स्ट गैस अपने डिस्कस करने वाले हैं. जो इंपॉर्टेंट गैसेस है वो थोड़ी सी डिस्कस करने वाली हूँ मैं. तो जो पहली है दैट इज नाइट्रोजन. इसकी कंसंट्रेशन आपको पता ही होगी, दैट इज 78%. डायरेक्टली ये बहुत ही इनर्ट फॉर्म में यूज होती नहीं है. डायरेक्टली यूज कोई भी नहीं कर सकता इसको. ये जनरली बहुत ही इनर्ट फॉर्म में होती है हमारे इन्वायरमेंट में. तो क्या होता है कि इसके जो कंपाउंड्स है या आयनिक फॉर्म है उसमें हम यूज कर सकते हैं. और ये वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए, ऑर्गेनिज्म सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोजन इज सप्लाइड बाय N2 साइकिल. नाइट्रोजन जो सर्कुलेट करता है वो नाइट्रोजन साइकिल की वजह से करता है. ऑर्गेनिज्म में जाएगा, एटमॉस्फेयर से जाके ऑर्गेनिज्म में जाएगा, ऑर्गेनिजम्स यूज करके सॉइल में जाएगा, सॉइल से फिर से वो एटमॉस्फेयर में जाएगा. एक साइकिल से ये सर्कुलेट होता रहेगा, सबके पास जाएगा और वापस एटमॉस्फेयर में चल जाएगा. तो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम नाइट्रोजन ले सकते हैं, या कौन है नाइट्रोजन डायरेक्टली कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले है जो नेचुरल फिनोमेना लाइटनिंग है. जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स जो N2 है वो टूटता है और वो आयनिक फॉर्म में रेन के साथ रिएक्ट करके सॉइल पे गिरता है. जब आयनिक फॉर्म उसकी सॉइल में जाती है तो उसको प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं. फिर जब प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके बाद जब एनिमल उसको कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, तो इनडायरेक्टली उनके पास चला जाता है. फिर इस तरह से नाइट्रोजन सबके पास चला जाता है. नाइट्रोजन माइक्रोब्स भी प्रोवाइड करते हैं. जनरली राइजोवियम, नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं. ये दो ही तरीके हैं जनरली, जो एटमॉस्फेयर लाइटनिंग और माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, जो डायरेक्ट इनर्ट फॉर्म जो है नाइट्रोजन का वो यूज़ कर सकते, मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक सिंक भी है, मतलब कौन यूज़ कर सकता है. सिंक हमारा क्या है, लाइटनिंग है, माइक्रो और राइजोवियम. जो माइक्रोब्स में जनरली एक स्पेशल हमारा माइक्रोब है दैट इज राइजोवियम. और सोर्स क्या है, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर सबसे बड़ा सोर्स है. डीनाइट्रिफिकेशन करने के बाद नाइट्रोजन वापस हमारी एटमॉस्फेयर में जाएगी. एंड बायोमास कंबशन, इससे भी नाइट्रोजन जो है वो हमारा वहाँ से पैदा होगी. दैट इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, जैसे MCQ के फॉर्म में आएंगे उस हिसाब से मैंने जो मेन पॉइंट्स इस कंपोजिशन ऑफ एयर में, तो वो मैंने इसके लिखे हैं. सेकेंड जो हमारी इम्पॉर्टेंट एयर है दैट इज ऑक्सीजन. वेरी इंपॉर्टेंट गैस, 20.95 और 21% भी हम बोल सकते हैं. तो इसका सोर्स क्या है, ओशियन एल्गी. ये एक
पिछले मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में देखा था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है? प्लांट्स एंड ओशियन एल्गी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे सोर्स है। और जो सिंक है, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स हैं, हम कंबशन में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, पर सबसे ज़्यादा जो हमारा सिंक है वो लिविंग बींग्स है, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते ऑक्सीजन के बिना। नेक्स्ट हमारी ऑक्सीजन जो है दैट इज एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लाइफ किस कैसे होती है? ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स, वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन सॉरी ह्यूमन बींग्स लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको यूज़ करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन का हमने सोर्स बताया था कि प्लांट्स है, ओशन एल्गी है, तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी सिंपल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस और ह्यूमन बींग्स जो सिंक है वो कैसे यूज करते हैं? ह्यूमन बींग्स और जो भी लिविंग बींग है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज ओशन और वाटर सोर्स आर द मेजर ऑक्सीजन जनरेटर, ये प्लांट से भी ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, प्लीज नोट दैट पॉइंट। और नेक्स्ट हमारे पास है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स एयर की कंपोजिशन में होते ही हैं, और इनका जो परसेंटेज है दैट इज 0.4%। ये डिक्रीज करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर्स पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में, और जो पोल्स पे हैं वहाँ पे कम होती है उनकी कंसंट्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। उसकी वजह से भी इक्वेटर ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा वहाँ पे हमारे समुद्र से या ओशन रिवर से वहाँ से ज़्यादा इवापोरेट होके, तो एटमॉस्फेयर में वहाँ पे ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं। पोल्स में टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है, तो इतने वाटर वेपर्स वहाँ पे होते नहीं है। जो इसकी कंसंट्रेशन है दैट इज 0.4% एज यू नो, एंड हाईएस्ट है इक्वेटर। ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वाटर वेपर्स ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। और लो कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोल्ड एरियाज में, पोलर एरियाज में, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट और डेजर्ट में, वहाँ पे जो हमारे वाटर वेपर्स हैं इसकी जो कंसंट्रेशन है एयर में वो कम पाई जाती है। वाटर वेपर डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे ज़्यादा हम हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ठंड ज़्यादा होती है, आइस हमने ज़्यादातर देखी होती है, जैसे हम पहाड़ी इलाके पे जाते हैं। मतलब ऑल्टीट्यूड जैसे ज़्यादा हाई होगी तो वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है एयर में वो डिक्रीज हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर साइकिल एंड फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर, दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वाटर वेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में एंड टेम्परेचर मेंटेन करने में। इट इज द सोर्स ऑफ क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन एंड वाटर साइकिल। बारिश, कुछ भी बर्फ या कुछ भी वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज वाटर वेपर्स। जैसे बहुत ज़्यादा ही इवेपोरेशन होगी गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में, आपको पता है उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो जनरली रेन वो प्रेसिपिटेट या क्लाउड फॉर्म कर लेगा वाटर वेपर, वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे डस्ट के साथ और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर क्लाउड्स बन जाएंगे, देन रेन, उससे हमारी वाटर साइकिल चलेगी। तो वाटर वेपर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस बोल सकते हैं आप, कंपोजिशन ऑफ एयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ऑन अर्थ। एबिलिटी वाटर वेपर की, बारिश, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में हो गए, कंडेंस हो जाएंगे तो रेन हो जाएगी, रेन से हमारा टेम्परेचर लो हो जाएगा और जो हीट है थोड़ी कम हो जाएगी। वाटर वेपर हैज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये ग्रीन हाउस गैस का भी काम कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी दे रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहली चीज, ये परमानेंट गैस भी है, वेरिएबल गैस भी, इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वेरिएबल गैसेस में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे सोर्स है प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन, प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन ध्यान रखना, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। वॉल्केनोज से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ऑर्गेनिक डिके हो रहा है वहाँ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रही है, कंबशन के टाइम पे भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है, तो ये सोर्स है। और सिंक क्या है, कौन इसको यूज कर रहा है?
दैट इज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स रेस्पिरेशन सोर्स का काम करेगा और प्लांट फोटोसिंथेसिस सिंक का काम करेगा। और ओशन में जो एल्गी है, माइक्रोब्स हैं, वो यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो सिंक का काम कर रहे हैं। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वही एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, वो यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट गैस है दैट इज ओजोन। ओजोन आज सबको पता है कि ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। हमारी क्या काम करती है, यूवी रेडिएशंस को, जो हार्मफुल यूवी रेज आती है सन से, यूवी ए एंड बी, तो वो जनरली ज़्यादातर जो हार्मफुल होती है वो रेज को ये वहीं पे एब्जॉर्व कर लेगा, नीचे तक आने नहीं देगा। वो रेज इतनी हार्मफुल होती है कि अगर वो मतलब वहाँ जाए तो ह्यूमंस को, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। लेवल ऑफ ओजोन इज डिक्रीजिंग मेजरली ड्यू टू CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, अगर वो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होगी तो वो एक टॉक्सिक गैस होगी, लेकिन अगर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो हमारे पास यूजफुल गैस है, क्योंकि वो वहां पे क्या काम कर रही है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। ओजोन का जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स वी आर यूजिंग ऑन अर्थ। ऊपर जाके ओजोन को मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे और ओजोन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन सिंपल जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो उस फॉर्म में टूटकर हमारी ओजोन O3 टूट के O2 प्लस O में रिलीज हो जाएगा। तो ओजोन लेयर हमारी कम होते जा रही है बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं। तो जो मेजर केमिकल है वो है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये O3 को तोड़ देगा और हमारी ओजोन लेयर थिन होती जाएगी। ओजोन होल, एंटार्क्टिका में हमारा ओजोन होल वहां पे देखा गया है। सिवियर डिप्लेटेशन इन लेट विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग में बहुत ही ज्यादा वहां पे ओजोन खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा यूवी रेज आती है वहां पे। एंड ओजोन इज एन इम्पॉर्टेंट गैस इन स्ट्रेटोस्फेयर, नॉट इन ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है मीथेन, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। In recent year, methane concentration in atmosphere is increasing by more than 150%. More than 150% इसकी concentration environment में बढ़ते हो गई है पहले के मुकाबले। इसके जो मेजर सोर्सेज है हमारे हैं, राइस कल्टीवेशन है, वेटलैंड्स है, कोल माइनिंग है जो ज़्यादा हो रही है, बायोमास बर्निंग है, टर्माइट्स है, एनिमल डाइजेशन ऑल्सो रिलीज मीथेन, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं ऑयल एंड गैस की, तो हमारे मीथेन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। ऑटोमोबाइल्स से भी जो बर्न गाड़ियों में आजकल वो भी रिलीज करते हैं मीथेन, जिसकी वजह से ये जो गैस है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो गई है, जी पहले नहीं थी हमारे एटमॉस्फेयर में, ये वेरिएबल गैस है, पर अब ये बहुत ही परसेंटेज में इंक्रीज हो गई है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। दैट जो पूरे अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने में ये रिस्पॉन्सिबल है मीथेन गैस। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ का तो हम आगे पढ़ेंगे वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जो सी का लेवल है वो राइज होने लगेगा और जो लैंड मास है वो हमारा सिंक करने लग जाएगा। दैट्स वाई हम ग्रीन हाउस गैसेस को इन्वायरमेंट पे कम करने की कम रिलीज हो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। ये 0.2 to 3% में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ज़्यादातर ये जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्री से और इस वजह से ये रिलीज़ हो रही है। उसका जो सोर्स है सॉइल फर्टिलाइजेशन, बायोमास बर्निंग, कंबशन, तो ये रिलीज़ हो जाती है और ये एसिड रेन कॉज करती है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो एयर की कंपोजिशन में है एरोसोल्स, स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर। दीज आर स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, स्मोक है, वॉल्केनिक ऐश है और बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे जो कण बोलते हैं जिनको हवा में प्रेजेंट है। कंस्ट्रक्शन की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा आजकल इंक्रीज हो रहे हैं एरोसोल्स।
इसी को और स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर भी बोला जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो थोड़ी बहुत रेडिएशंस होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये एब्जॉर्व करते हैं, कुछ इनका थोड़ा सा अच्छा रोल भी है। फॉर्म हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर क्लाउड कंडेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं तभी क्लाउड बनेंगे, क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उसी पे हमारे जो वाटर वेपर है वो उस पर बैठेंगे, तभी हमारी क्लाउड कंडेंस करेगा। पहले वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पहले भी थे ये, इनकी जो कंसंट्रेशन थी एटमॉस्फेयर में वो थी, पर अब ये काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। इंक्रीज कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की हो तो वो हार्मफुल हो जाता है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना में भी हेल्प कर रहे हैं, क्लाउड कंडेंसेशन में हेल्प कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एब्जॉर्व कर रहे हैं। एक और फिनोमिना में ये हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो जनरली ये हमारे इम्पॉर्टेंट जो कंपोजिशन कैसे बनना है हमारा, एयर में क्या क्या चीज़ें हैं जनरली, वो मैंने डिस्कस करी है। सिंपल टॉपिक है, आपको कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, मीथेन जैसे मीथेन की, ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, इनकी कंसंट्रेशन, और सोर्स सिंक जो गैसेस के मैंने डिस्कस करी है, उनमें से एक बार एक क्वेश्चन आया है सोर्स का, सिंक का, तो जो इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ मैंने डिस्कस करी है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक में और है नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।